एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो थ्योरम 10.6 है इसका प्रूफ देखने वाले हैं। थ्योरम 10.6 क्या बोलता है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, यानी कि किसी सर्कल में अगर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं तो सेंटर से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होगा। कहने का मतलब देखिए यहाँ पे ए बी और सी डी दो इक्वल कॉर्ड्स हैं। अब ए बी का सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओ एल और सी डी का सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओ एम। ओ एल और ओ एम इक्वल होगा, ये हम लोगों को प्रूव करना है। बात क्लियर है। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे गिवन ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर ओ सच दैट ए बी इक्वल टू सी डी एंड ओ एल परपेंडिकुलर ओ एम। ठीक है, टू प्रूव ओ एल इक्वल टू ओ एम, ओ एल और ओ एम इक्वल है, ये हम लोग को प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में लिख लेंगे ज्वाइन ओ ए एंड ओ सी, ओ से ए को ज्वाइन कीजिए और ओ से फिर सी को ज्वाइन कीजिए। यहां तक बात क्लियर है अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब देखिए प्रूफ, ये जो ओ एल है वो ए बी पे परपेंडिकुलर है, ओ एल परपेंडिकुलर ए बी। ठीक है, अब देखिए आप लोग को एक बात बता रखे हैं, आप लोग इस टाइप का थ्योरम पर भी रखे होंगे कि अगर किसी भी सर्कल में एक कॉर्ड पे अगर सेंटर से परपेंडिकुलर डाला जाए तो जो ये परपेंडिकुलर है वो कॉर्ड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये आप लोग पढ़ रखे हैं ना, यानी ओ एल जो है वो ए बी को बाइसेक्ट करेगा, तो यहाँ पे ए एल जो होगा ए एल वो ए बी का आधा हो जाएगा, तो ए एल इक्वल टू हाफ ए बी। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं ये बताइए। जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए, सारे कमेंट का रिप्लाई मैं करूंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ओ एम जो है वो सी डी पे परपेंडिकुलर है, ओ एम जो है वो सी डी पे परपेंडिकुलर है, तो ये जो परपेंडिकुलर है ओ एम वो सी डी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी कि जो सी एम होगा वो सी डी का आधा होगा, तो सी एम इक्वल टू हाफ सी डी। यहां तक बात क्लियर है कि नहीं। इसको हम लोग इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए नाउ ए बी और सी डी इक्वल है, तो लिखिए ए बी इक्वल टू सी डी। अब इसके दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दीजिए, ए बी बाई 2 इक्वल टू सी डी बाई 2। ठीक है, अब देखिए ए बी का आधा, ए बी का आधा क्या है, ए बी का आधा है ए एल, तो ए एल लिख लीजिए इक्वल टू सी डी का क्या आधा है, सी डी का आधा सी एम है ना, सी डी का जो आधा है वो सी एम है, तो सी एम लिख लीजिए। ठीक है, बात क्लियर हुआ ना अच्छे से कि ए बी का जो आधा है ए बी बाई 2 वो ए एल है, ए एल। अब सी डी का जो आधा है वो सी एम है, सी एम है। अब ये दोनों बात हम लोग इक्वेशन 1 से लिखे हैं, तो यहाँ पे लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लेते हैं। क्लियर है सारा अच्छे से। अब देखिए नाउ अब हम लोग देखिए इस फिगर को बार बार ऊपर न करना पड़े, इसलिए हम लोग इस फिगर को नीचे बना लेते हैं। अब देखिए हम लोग ट्रायंगल ओ एम सी और ट्रायंगल ओ एल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। इस दोनों का कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो ओ एम और ओ एल भी इक्वल हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड से। देखिए लिखिए इन ट्रायंगल ओ एम सी, इन ट्रायंगल ओ एम सी एंड ट्रायंगल ओ एल ए एंड ट्रायंगल ओ एल ए। देखिए ट्रायंगल ओ एम सी में ओ सी और ट्रायंगल ओ एल ए में ओ ए इक्वल होगा, क्योंकि ओ ए और ओ सी दोनों तो रेडियस हैं और रेडियस तो किसी भी सर्कल का अगर कितना भी रेडियस खींच लीजिए इक्वल ही होगा, तो ओ सी इक्वल टू ओ ए, ओ सी इक्वल टू ओ ए। बात क्लियर है यहां तक। ठीक है, अब देखिए एम सी और ए एल इक्वल हम लोग प्रूव किए हैं, ए एल इक्वल टू सी एम, इक्वेशन 3 इसको माने है ना, ये दोनों इक्वल है, तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 3 एम सी इक्वल टू ए एल, एम सी इक्वल टू ए एल, ये दोनों इक्वल है। अब देखिए ये राइट एंगल है, यहां भी राइट एंगल है, इस दोनों ट्रायंगल में यहाँ पे 90 डिग्री यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो एंगल ओ एम सी, एंगल ओ एम सी इक्वल टू एंगल ओ एल ए, ओ एल ए यहां पे लिख लीजिए ब्रैकेट में राइट एंगल। बात क्लियर है यहां तक। अब देखिए यहां इस ट्रायंगल का ओ सी इस ट्रायंगल का ओ ए इक्वल है, जो कि हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस क्या होता है कि राइट एंगल में, एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो राइट एंगल होता है उसके सामने का साइड हाइपोटेनस होता है, तो यहाँ पे राइट एंगल है, इसके सामने का साइड ये हाइपोटेनस, यहाँ पे राइट एंगल है, इसके सामने का साइड ये हाइपोटेनस।
हाइपोटेनस इक्वल है दो ट्रायंगल का, हाइपोटेनस इक्वल है। अब राइट एंगल, तो राइट एंगल और एक साइड, तो बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो लिखिए बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल OMC, ट्रायंगल OMC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OAL, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OLA, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। देखिए दो साइड इक्वल था, ये साइड और ये साइड, तो तीसरा OM इसके तीसरे साइड OL के इक्वल हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। तो देयरफॉर OM इक्वल टू OL CPCT यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और यही तो हम लोग को प्रूव करना था, OM इक्वल टू OL, देखिए OL इक्वल टू OM प्रूव करना था और यहाँ पे हो गया प्रूव। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग थ्योरम 10.7 के प्रूव को देखने वाले हैं। थ्योरम 10.7 क्या बोलता है कि कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, यानी कि अगर दो कॉर्ड है एक सर्कल में और दोनों कॉर्ड का सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल है, यानी AB का सेंटर से डिस्टेंस OL और CD का सेंटर से डिस्टेंस OM, ये दोनों इक्वल है, OL और OM इक्वल है। तो हम लोग को ये प्रूव करना है कि कॉर्ड्स AB और CD इस दोनों का भी लेंथ इक्वल होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिख लिए गिवन AB एंड CD आर टू कॉर्ड्स एंड OL OM आर डिस्टेंस ऑफ देम फ्रॉम द सेंटर रेस्पेक्टिवली। AB और CD दो कॉर्ड है जिसमें OL और OM दोनों का सेंटर से डिस्टेंस है, सच दैट OL इक्वल टू OM, OL एंड OM इक्वल है एंड OL परपेंडिकुलर AB, और OL जो है वो AB पे परपेंडिकुलर है और OM जो है वो CD पे परपेंडिकुलर है। क्लियर है बात? प्रूव क्या करना है, AB इक्वल टू CD, AB और CD का लेंथ इक्वल है, ये हम लोगों को प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में लिखिएगा कि ज्वाइन OA एंड OC, O से A को ज्वाइन कर लीजिएगा, फिर O से C को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां तक बात अच्छे से क्लियर है? चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं प्रूफ में। देखिए OL परपेंडिकुलर AB, अब देखिए आप लोग एक थ्योरम पढ़े हैं ना कि जब सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डाला जाता है तो जो परपेंडिकुलर होता है वो कॉर्ड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी कि जैसे OL परपेंडिकुलर है AB, यानी कि AL और LB इक्वल हो जाएगा, या ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि जो AL होगा वो AB का हाफ होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं AL इक्वल टू हाफ AB, ऐसे लिख सकते हैं क्या? इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम लोग। बात क्लियर है? अब देखिए OM CD पे परपेंडिकुलर है, OM परपेंडिकुलर CD, यानी कि ये OM जो है वो CD को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी कि CM इक्वल टू MD, या ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि जो CM है वो CD का हाफ होगा। तो लिखते हैं हम लोग यहाँ पे CM इक्वल टू हाफ CD। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम लोग ट्रायंगल OAL और ट्रायंगल OCM में आते हैं। इन ट्रायंगल, नीचे फिगर बना लिए ताकि बार बार ऊपर न करना पड़े। इन ट्रायंगल OMC एंड ट्रायंगल OLA, देखिए इस ट्रायंगल का OC इस ट्रायंगल के OA के इक्वल है, क्योंकि दोनों तो रेडियस है और रेडियस तो इक्वल ही होगा, तो OC इक्वल टू OA। अब देखिए इस ट्रायंगल का OM इस ट्रायंगल के OL के इक्वल है, ऐसा बात थ्योरम में बोला गया है। देखिए यहाँ पे OL इक्वल टू OM, तो लिखिए OL इक्वल टू OM। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में भी यहाँ पे राइट एंगल है और इस ट्रायंगल में भी यहाँ पे राइट एंगल है, तो लिखिए एंगल OMC इक्वल टू एंगल OLA राइट एंगल। क्लियर है बात? अब देखिए ये जो ये OC और OA जो है, OC और OA जो है, ये दोनों ट्रायंगल का हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस कैसे है? राइट एंगल के सामने का साइड हाइपोटेनस होता है ना, तो राइट एंगल के सामने का साइड ये है और राइट एंगल के सामने का साइड ये है, तो हाइपोटेनस है ये, और ये राइट एंगल है और ये एक साइड है। तो बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल OLA कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OMC,
ट्रायंगल OLA कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OMC। अब देखिए, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स तो इक्वल होंगे, यानी कि ये साइड इक्वल था, ये साइड इक्वल था, दो साइड इक्वल है तो तीसरा साइड AL इसके तीसरे साइड CM के इक्वल होगा। तो लिखिए AL इक्वल टू CM। बात क्लियर है कि नहीं यहां तक? पहले ये बताइए, AL और CM इक्वल हो गया, ठीक है। नाउ अब इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग आते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखिए इक्वेशन 1 में क्या है, AL के जगह हम लोग हाफ AB लिख सकते हैं और CM के जगह हाफ CD लिख सकते हैं। तो AL के जगह लिख दीजिए हाफ AB और CM के जगह लिख दीजिए हाफ CD। अब 1/2 कैंसिल हो गया तो AB इक्वल टू CD हो गया, यानी कि ये कॉर्ड और ये कॉर्ड इक्वल प्रूव हो गया, और यही तो हम लोगों को प्रूव करना था, AB इक्वल टू CD। थ्योरम 10.8 के प्रूव को देखने वाले हैं। थ्योरम 10.8 क्या बोलता है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। पहले थ्योरम क्या कह रहा है उसको समझिए। एक सर्कल है, अब सर्कल पे किसी दो पॉइंट को आप लोग लीजिए, तो ये जो मेरा पार्ट है वो माइनर आर्क और ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा मेजर आर्क। तो ये जो आर्क है वो सेंटर के साथ एक एंगल बना रही है, और यही आर्क सर्कल के किसी और पॉइंट के साथ एक एंगल बना रही है। तो जो ये एंगल होगा वो इस एंगल का दोगुना होगा, ये हम लोगों को प्रूव करना है। बात क्लियर हुआ कि नहीं? जैसे मान लीजिए ये एंगल अगर 20 डिग्री है तो ये 40 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा, ये 40 डिग्री है तो ये 80 डिग्री होगा, यानी कि इस एंगल का दोगुना ये एंगल होगा, ये हम लोग को प्रूव करना है। क्लियर हुआ? अब इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए आप लोग को 3 फिगर बनाना पड़ेगा। देखिए पहले केस में हम लोग ये जो P और Q को लेकर एक आर्क बनाए हैं PQ, ये माइनर आर्क है। अब दूसरे केस में देखिए पॉइंट P और पॉइंट Q जो है वो डायमीटर का एंड पॉइंट है, यानी कि जो ये जो आर्क है PQ ये सेमी सर्कल है, सर्कल का आधा है, क्योंकि आप लोग को पता है ना कि जो डायमीटर होता है वो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये जो PQ है वो आर्क भी है और साथ में सेमी सर्कल भी है। अब तीसरे केस में पॉइंट P को यहाँ पे ले लिया और पॉइंट Q को यहाँ पे ले लिए, और ये जो PQ आर्क बना नीचे ये मेरा मेजर आर्क है। पहले केस में क्या है कि ये मेरा माइनर आर्क है, दूसरे केस में ये ना मेजर है ना माइनर है, दोनों इक्वल आर्क है, तो ये सेमी सर्कल है, और तीसरे केस में ये जो PQ है वो मेरा मेजर आर्क है। अब तीनों केस में प्रूव क्या करना है कि ये जो आर्क है वो सेंटर के साथ यहाँ पे जो एंगल बना रही है, और यही आर्क पॉइंट A के साथ जो एंगल बना रही है, इस दोनों में रिलेशन क्या होगा कि ये जो एंगल है वो इस एंगल का दोगुना होगा, यानी कि ये एंगल अगर 20 डिग्री है तो ये 40 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री है तो 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री है तो ये 120 डिग्री होगा। तीनों केस में यही प्रूव करना है कि जो ये एंगल है सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो इस एंगल का दोगुना है, या इस केस में भी वही प्रूव करना है कि ये जो एंगल है वो इस एंगल का दोगुना है। सिंपल सा बात याद रखिएगा, आप लोग हमेशा इस थ्योरम को याद रखिएगा, ये आगे बहुत यूज में आने वाला है कि अगर आर्क सेंटर के साथ जितने डिग्री का एंगल बनाती है और किसी और पॉइंट के साथ सर्कल के किसी और पॉइंट के साथ जितने डिग्री का एंगल बनाती है, उस दोनों में रिलेशन ये होगा कि किसी और पॉइंट के साथ जितने डिग्री का एंगल बनाएगी उसका दोगुना सेंटर के साथ एंगल बनाएगी। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। अब किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गिवन, तो लिखें एन आर्क PQ ऑफ ए सर्कल सबटेंडिंग एंगल्स POQ एट द सेंटर O एंड PAQ एट ए पॉइंट A, यानी कि ये जो आर्क PQ है वो सेंटर के साथ एंगल POQ बना रही है और पॉइंट A के साथ एंगल PAQ बना रही है। क्लियर है बात? प्रूव क्या करना है कि एंगल POQ इक्वल टू ट्वाइस एंगल PAQ, यानी कि ये जो एंगल है वो एंगल PAQ का दोगुना है, ये हम लोग को प्रूव करना है। तीनों केस में तो एंगल POQ ही ना बन रहा है। देखिए यहाँ भी एंगल POQ बन रहा है, यहाँ भी एंगल POQ बन रहा है ये वाला, यहाँ भी एंगल POQ बन रहा है ये वाला, तो तीनों केस में तो POQ ही बन रहा है। अब POQ को PAQ का दोगुना है, ये हम लोग को प्रूव करना है। क्लियर है बात? अब आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन में लिखें कि ज्वाइन AO एंड एक्सटेंडिंग इट टू ए पॉइंट B, A को O से ज्वाइन कर दीजिए और इसको आगे B तक बढ़ाइए। तीनों केस में वही हो रहा है कि A को O से ज्वाइन किए हैं और आगे B तक बढ़ाए हैं, तीनों केस में वही हो रहा है। ठीक है, अब फिगर को हम लोग नीचे ही बना लिए ताकि बार बार ऊपर ना जाना पड़े। नाउ
अब देखिए ये जो AO है और OP है, ये AO और OP ये दोनों इक्वल होगा ना, क्योंकि सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट को जो लाइन छूता है वो रेडियस होता है। तो OA और OP ये मेरा रेडियस है ना, तो लिखिए इन ट्रायंगल AOP। एक बात याद रखिएगा, जब हम लोग ट्रायंगल AOP का बात करें तो तीनों केस का बात होगा, क्योंकि इसमें भी ट्रायंगल AOP है, इसमें भी ट्रायंगल AOP है और इसमें भी ट्रायंगल AOP है। तो इन ट्रायंगल AOP AO इक्वल टू OP, AO इक्वल टू OP, AO और OP इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों रेडियस ही है। अब किसी भी ट्रायंगल में अगर दो इक्वल साइड है तो उसके सामने का दोनों एंगल भी इक्वल होगा। तो AO के सामने का ये एंगल OP के सामने के इस एंगल के इक्वल होगा। तो लिखिए एंगल PAO, एंगल PAO इक्वल टू एंगल OPA, इक्वल टू एंगल OPA। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब हम लोग आते हैं इन ट्रायंगल AOQ। देखिए अगर इस ट्रायंगल AOQ का बात करें तो समझ जाइएगा यहाँ भी ट्रायंगल AOQ का बात हो रहा है और यहाँ भी ट्रायंगल AOQ का बात हो रहा है। क्लियर है बात? तो इन ट्रायंगल AOQ, देखिए ट्रायंगल AOQ में AO और OQ इक्वल होगा, क्योंकि AO और OQ ये दोनों भी तो रेडियस है। तो लिखिए AO इक्वल टू OQ। अब दो इक्वल साइड है यानी कि दोनों के सामने का एंगल भी इक्वल होगा। तो AO के सामने का ये एंगल OQ के सामने के इस एंगल के इक्वल होगा। तो लिखिए एंगल OQA इक्वल टू एंगल OAQ, एंगल OQA इक्वल टू एंगल OAQ। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। बात यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? अच्छे से पहले ये बताइए, यहां तक अच्छे से बात क्लियर है? ठीक है। नाउ अब देखिए एक छोटा सा ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताते हैं। ये एक ट्रायंगल है, इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा दिए। ट्रायंगल है ABC। आप लोग को पता है ना कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। मान लीजिए कि ये 30 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो 30 40 70, तो ये क्या हो जाएगा 110 डिग्री। तभी ना इस तीनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है। अब अगर इस एंगल का बात करें तो ये एंगल क्या होगा? देखिए एक लाइन पे टोटल 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये 110 है, तो ये 70 होगा। तभी ना इस दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं? अब देखिए ये एंगल मेरा 70 डिग्री है, तो आप लोग ऐसा भी तो बोल सकते थे कि अगर इस दोनों एंगल को हम लोग ऐड कर देंगे तो इस एंगल के इक्वल आ जाएगा। 40 डिग्री और 30 डिग्री को ऐड कर देंगे तो इस 70 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। तो यहां से क्या एक कॉन्सेप्ट निकलता है कि जो ट्रायंगल का दो इंटीरियर एंगल है उसका सम उसके अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। यानी कि ट्रायंगल में दो अंदर वाले एंगल का सम उसके जस्ट अपोजिट में जो बाहर वाला एंगल होगा उसके इक्वल होगा। बात क्लियर है? अब वही कॉन्सेप्ट का हम लोग यहां पे यूज करते हैं। देखिए एंगल BOP, ये एंगल हम लोग को निकालना है। एंगल BOP इक्वल टू, देखिए अगर इस एंगल का बात करें एंगल BOP का, तो ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल AOP, तो इसमें ये दोनों इंटीरियर एंगल को अगर हम लोग जोड़ दें तो इसके जस्ट अपोजिट में ये एक्सटीरियर एंगल है। इस दोनों का सम इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा ना। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है? देखिए ट्रायंगल का फिगर अलग से बनाकर आप लोगों को बताते हैं। ये है ट्रायंगल AOP और इसको आगे बढ़ाया गया है, यही है ना। अब ये एंगल का हम लोग को निकालना है, तो इस एंगल और इस एंगल का सम इस एंगल के बराबर होगा। जैसे कि यहाँ पे इस एंगल और इस एंगल का सम इस एंगल के बराबर था। ठीक है। देखिए इस एंगल और इस एंगल, तीसरा एंगल है ना, तीसरा एंगल के लाइन पे यही एंगल बन रहा है ना। जैसे यहाँ पे ये दोनों एंगल को जोड़े हैं और जो तीसरा एंगल है उसके लाइन पे ये एंगल बन रहा है ना, तो ये दोनों का सम इसके बराबर है। तो देखिए इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये तीसरा एंगल है उसके लाइन पे ये एंगल बन रहा है, तो इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ना एंगल OAP प्लस एंगल OPA, यानी कि इस दोनों को ऐड करके इसके इक्वल हो जाएगा। तो लिखिए एंगल OPA, एंगल OPA प्लस, देखिए एंगल OPA प्लस एंगल PAO, यानी कि ये दोनों एंगल। तो लिखिए प्लस एंगल PAO प्लस एंगल PAO। इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लेते हैं। ठीक है। अब हम लोग इस ट्रायंगल में आते हैं। तो देखिए
यहाँ पे ये एंगल ट्रायंगल OAP का एक्सटीरियर एंगल है, ये वाला, ये जो BOQ है ये मेरा इस ट्रायंगल का ट्रायंगल OAQ का एक्सटीरियर एंगल है। यानी कि अगर ये एंगल निकालना हो तो इस दोनों एंगल को ऐड कर देंगे, दोनों इंटीरियर एंगल को। तो लिखिए एंगल OAQ प्लस एंगल OQA, एंगल BOQ इक्वल टू, यानी कि ये एंगल निकालना, एंगल BOQ इक्वल टू एंगल OQA प्लस एंगल OAQ, एंगल OQA प्लस एंगल OQA, यानी कि इस दोनों एंगल को ऐड कर दिए। इसको इक्वेशन 4 मान लीजिए, ठीक है। और इक्वेशन 3 और 4 को हम लोग ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। एक एक बात आप लोगों को क्लियर हो जाएगा अच्छे से। प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो। अब देखिए इसके लेफ्ट हैंड साइड को इसके लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड करते हैं और इसके राइट हैंड साइड को इसके राइट हैंड साइड के साथ ऐड करते हैं। तो एंगल BOP प्लस एंगल BOQ इक्वल टू, इसको फिर इसके साथ, तो एंगल OPA प्लस एंगल PAO प्लस एंगल OQA प्लस एंगल OAQ, ठीक है। अब देखिए एंगल BOP प्लस एंगल BOQ क्या होगा, एंगल BOP प्लस एंगल BOQ, यानी इस दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल POQ हो जाएगा, एंगल POQ इक्वल टू, देखिए आप लोग याद रखिएगा ये जो मैं ले रहा हूं ये तीनों ट्रायंगल के लिए है ये बात, यानी तीनों फिगर के लिए ये बात है। तो आप लोग ऐसा मत समझिएगा सिर्फ एक ही पे हो रहा है। अगर एक के लिए हो गया तो यानी कि तीनों के लिए प्रूव हो गया। कैसे वो आगे देखते रहिए, आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा। अब देखिए एंगल POQ, अब OPA और PAO को हम लोग यहाँ पे इक्वल प्रूव किए हैं ना, देखिए OPA और PAO को इक्वल प्रूव किए हैं, यानी कि हम लोग OPA के जगह PAO लिख सकते हैं ना, दोनों इक्वल है तो OPA के जगह PAO लिख लेते हैं, OPA के जगह एंगल PAO प्लस ये एंगल PAO। अब देखिए एंगल OQA और एंगल, ये है एंगल OAQ, ठीक है। एंगल OQA और एंगल OAQ इस दोनों को हम लोग इक्वल प्रूव किए हैं ना, यहाँ पे देखिए ये दोनों एंगल इक्वल प्रूव हुआ है, यानी कि हम लोग एंगल OQA की जगह एंगल OAQ लिख सकते हैं, दोनों इक्वल है तो लिखिए एंगल OQA की जगह एंगल OAQ प्लस एंगल OAQ। बात क्लियर हो रहा है अच्छे से, एक बात अच्छे से क्लियर है। अब एंगल POQ इक्वल टू, इस दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 एंगल PAO प्लस इस दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 एंगल OAQ, एंगल POQ इक्वल टू 2 कॉमन ले लेते हैं तो एंगल PAO प्लस एंगल OAQ, ठीक है, एंगल POQ इक्वल टू 2। अब एंगल PAO प्लस एंगल OAQ क्या है वो देखिए, एंगल PAO यानी कि ये एंगल प्लस एंगल OAQ यानी कि ये एंगल, इस दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल PAQ हो जाएगा। तो लिखिए एंगल PAQ, देखिए यही ना प्रूव करना था, एंगल POQ इक्वल टू 2 एंगल PAQ, यानी कि जो ये एंगल POQ है वो एंगल PAQ का 2 गुना है, यही प्रूव करना था। देखिए यहाँ पे टू प्रूव एंगल POQ इक्वल टू 2 एंगल PAQ हो गया प्रूव। देखिए ये जो प्रूव हम लोग किए हैं वो तीनों केस के लिए है। देखिए यहाँ भी ट्रायंगल POA बन रहा है, यहाँ भी ट्रायंगल POA बन रहा है, यहाँ भी ट्रायंगल POA बन रहा है, यहाँ भी ट्रायंगल AOQ बन रहा है, यहाँ भी ट्रायंगल AOQ बन रहा है, यहाँ भी ट्रायंगल AOQ बन रहा है। तो जो ये प्रूव है वो तीनों फिगर के लिए सेम है, यानी कि ये जो एंगल है वो इस एंगल का 2 गुना है, यहाँ भी जो ये एंगल है वो इस एंगल का 2 गुना है, यहाँ भी जो ये एंगल है वो इस एंगल का 2 गुना है। सिंपल सा केस 3 में सिर्फ ये करना है कि देखिए ये जो है वो मेरा रिफ्लेक्स एंगल है ना, रिफ्लेक्स एंगल यानी कि 180 डिग्री से बड़ा है। तो सिंपल सा लिख लीजिए नीचे सिर्फ इतना बात कि रिफ्लेक्स एंगल POQ इक्वल टू 2 एंगल PAQ, बस इतना लिख लीजिए। फॉर केस 3 और कुछ नहीं करना है, लिख लेना है सिर्फ रिफ्लेक्स एंगल POQ इक्वल टू 2 एंगल PAQ, ठीक है। देखिए थ्योरम से आप लोगों को क्या पता चला कि जब कोई आर्क सेंटर के साथ जितने डिग्री का एंगल बनाती है
और किसी और पॉइंट के, सर्कल के किसी और पॉइंट पे जितने डिग्री का एंगल बनाती है, उस दोनों में रिलेशन ये होता है कि सेंटर के साथ जो एंगल है वो किसी और पॉइंट के साथ जितने डिग्री का एंगल है उसका दोगुना होगा। यानी कि ये एंगल, सेंटर पे जो एंगल है वो इस एंगल का दोगुना होगा। ये बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा, आगे काम आते रहेगा, ठीक है। बहुत आसानी से समझ में आप लोग अच्छे से। थ्योरम 10.9 के प्रूफ को देखने वाले हैं। थ्योरम 10.9 क्या बोलता है कि एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, यानी कि अगर किसी सर्कल में सेम सेगमेंट में एंगल्स बने तो वो सारा एंगल्स इक्वल होगा। ये हम लोगों को प्रूव करना है। यानी कि पहले सेगमेंट क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। एक सर्कल है, इस पे दो पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है। P और Q को मिलाएंगे तो ये मेरा कॉर्ड बन गया। अब ये कॉर्ड है और ये जो PQ है ये मेरा आर्क है। तो कॉर्ड और आर्क के मिलने से जो एरिया बनता है वो मेरा सेगमेंट कहलाता है। तो ये देखिए, ये छोटा वाला माइनर सेगमेंट और ये बड़ा वाला मेजर सेगमेंट। बात क्लियर है। अब देखिए, जब ये आर्क PQ एक ही साइड में एंगल्स बनाएगी, यानी कि ये जो आर्क PQ है एक एंगल यहां पे बना ली, एंगल POQ, और फिर ये आर्क PQ ही इसी साइड एक और एंगल बना ली, मान लीजिए कि ये है PAQ, तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा। ये हम लोग को प्रूव करना है। या हम लोग ऐसा भी बोल सकते थे कि ये जो आर्क PQ है वो दोनों एंगल नीचे बना, यानी कि माइनर सेगमेंट में, और वो दोनों एंगल इक्वल होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए दो एंगल, एक ये एंगल बन रहा है और एक ये एंगल, तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा। ऊपर दोनों एंगल मेजर सेगमेंट में बन रहा है, ये दोनों भी इक्वल होगा। या जो दो एंगल माइनर सेगमेंट में बन रहा है वो दोनों एंगल भी इक्वल होगा। यही हम लोग को प्रूव करना है। आप लोग को थ्योरम अच्छे समझ में आया कि क्या प्रूव करना है। अब सॉल्व करते हैं हम लोग इसको मिटा देते हैं। पहले तो लिख लेते हैं कि गिवन एन आर्क PQ ऑफ ए सर्कल सबटेंडिंग एंगल्स PAQ एंड PCQ इन सेम सेगमेंट। ये जो आर्क PQ है वो PAQ और PCQ सेम सेगमेंट में बना रही है। टू प्रूव एंगल PAQ इक्वल टू एंगल PCQ, इस दोनों एंगल को इक्वल प्रूव करना है। अब कंस्ट्रक्शन में आते हैं। ज्वाइन OP एंड OQ प्रूव करने के लिए आप लोग को फिगर में थोड़ा सा छेड़खानी करना पड़ेगा कि ये जो मेरा सेंटर O है इससे P को मिला दीजिए और सेंटर O से Q को मिला दीजिए। यहां तक बात क्लियर है। बार बार ऊपर ना करना पड़े इसलिए हम लोग फिगर नीचे भी बना लिए हैं, ठीक है। नाउ अब हम लोग प्रूफ देखिए, बहुत आसान प्रूफ है। अब आप लोग थ्योरम 10.8 को याद कीजिए। उसमें एक प्रूफ पढ़े थे कि अगर एक सर्कल में एक आर्क जो है वो सेंटर के साथ एक एंगल बनाती है, साथ में यही आर्क, ये जो आर्क है वो सर्कल के किसी और पॉइंट के साथ एक एंगल बनाती है, तो ये जो एंगल है, सेंटर पे जो एंगल बना है वो इस एंगल से दो गुना होता है। थ्योरम 10.8 में ये आप लोग पढ़ रखे हैं ना। तो यहां पे एंगल POQ जो है, एंगल POQ वो एंगल PAQ का दो गुना होगा। तो लिखते हैं ट्वाइस एंगल PAQ, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। साथ में ये जो एंगल POQ है, यानी कि सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो सर्कल के किसी और पॉइंट के साथ, यानी कि पॉइंट C के साथ जो एंगल बन रहा है उससे दो गुना, उससे भी दो गुना होगा। तो लिखिए ट्वाइस एंगल PCQ, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। बात क्लियर हुआ कि नहीं कि ये जो एंगल POQ है वो इससे भी दो गुना है और इससे भी दो गुना है, ठीक है। नाउ अब इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्टिंग बहुत आसान प्रूफ है इसका। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। देखिए एंगल POQ, इसके लेफ्ट हैंड साइड से इसके लेफ्ट हैंड साइड को, तो माइनस एंगल POQ, फिर माइनस एंगल POQ, फिर इसके राइट हैंड साइड से इसके राइट हैंड साइड को, तो ट्वाइस एंगल PCQ माइनस ट्वाइस एंगल PAQ, ट्वाइस एंगल PAQ, ठीक है। अब देखिए एंगल POQ माइनस एंगल POQ 0। अब ये 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन ले लीजिएगा दोनों में से, तो एंगल PCQ माइनस एंगल PAQ, ठीक है। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो ये 2 0 के साथ आके तो खत्म ही हो जाएगा ना। तो बचा क्या, 0 इक्वल टू एंगल PCQ माइनस एंगल PAQ। अब ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस एंगल PAQ इक्वल टू एंगल PCQ। देखिए दोनों एंगल इक्वल हो गया ना, एंगल PAQ और एंगल PCQ।
एंगल पी ए क्यू और एंगल पी सी क्यू, ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, और यही तो प्रूव करना था, एंगल पी ए क्यू इक्वल टू एंगल पी सी क्यू। क्लियर है बात? अच्छे से समझ में आया ना अच्छे से आप लोगों को? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो आप लोगों को। प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब इसी में एक और छोटा सा प्रूफ देखना है कि द एंगल इन ए सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, यानी कि सेमी सर्कल में अगर एक एंगल बनेगा तो वो राइट एंगल होगा। कहने का मतलब कि मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है, अब ये मेरा डायमीटर है, डायमीटर सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, जिसको हम लोग सेमी सर्कल बोलते हैं। अब सेमी सर्कल में किसी भी पॉइंट पे, मान लीजिए इस पॉइंट पे डायमीटर के साथ एंगल बन रहा है ये, तो ये 90 डिग्री होगा, या मान लीजिए इस पॉइंट पे एंगल बना दीजिए डायमीटर के साथ तो 90 डिग्री होगा, या किसी भी पॉइंट पे सेमी सर्कल में किसी भी पॉइंट के साथ अगर डायमीटर एंगल बनाती है तो वो 90 डिग्री ही होगा। ये हम लोग को प्रूव करना है। क्लियर है बात? बहुत आसान है प्रूव इसका। देखिए आप लोग ऐसा पढ़ रखे ना थ्योरम 10.8 में कि अगर एक आर्क जो है वो सेंटर पे जितने डिग्री का एंगल बनाती है और किसी और पॉइंट पे जितने डिग्री का एंगल बनाती है, तो जो सेंटर का एंगल होता है वो किसी और पॉइंट के एंगल का 2 गुना होता है। ऐसा पढ़े हैं ना आप लोग? तो ये देखिए PQ मेरा आर्क है, अब ये आर्क सेंटर के साथ ये एंगल POQ यानी कि ये एंगल बना रही है, और सर्कल के एक पॉइंट के साथ ये एंगल बना रही है एंगल PRQ, ठीक है। तो ये जो एंगल है वो इस एंगल का 2 गुना होगा। ये जो एंगल है POQ, एंगल POQ वो एंगल PRQ का इस एंगल का 2 गुना होगा, एंगल ट्वाइस एंगल PRQ। तो लिखिए ट्वाइस एंगल PRQ। इसको आप लोग थ्योरम 10.8 में पढ़े हैं, थ्योरम 10.8। कैसे वो समझ में आया ना कि ये जो आर्क है, देखिए PQ एक आर्क बन रहा है, ये सेंटर के साथ ये एंगल बना रही है और सर्कल के एक पॉइंट के साथ ये एंगल बना रही है। तो जो सेंटर के साथ एंगल बनता है वो किसी और पॉइंट, सर्कल के किसी और पॉइंट के साथ बने हुए एंगल का 2 गुना होता है, तो ये एंगल इसका 2 गुना हो गया। अब देखिए ये तो एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट एंगल कितना डिग्री, 180 डिग्री का होता है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री इक्वल टू ट्वाइस एंगल PRQ। अब देखिए एंगल PRQ, अब 2 को हम लोग इधर शिफ्ट करेंगे तो 180 डिग्री बाई 2 यानी कि 90 डिग्री। देखिए एंगल PRQ 90 डिग्री प्रूव है। ये तो बहुत आसान प्रूफ है, ये पूछता नहीं है इस एग्जाम में। क्लियर है बात? सिंपल समझना है कि सर्कल, सेमी सर्कल में एक राइट एंगल बनता है, सेमी सर्कल में जो डायमीटर होता है वो सेमी सर्कल के किसी भी पॉइंट पे राइट एंगल बनाती है। क्लियर है बात? 10.10 के प्रूफ को देखने वाले हैं। थ्योरम 10.10 क्या बोलता है कि इफ ए लाइन सेगमेंट joining 2 points subtend equal angles at 2 other points lying on the same side of the line containing the line segment, the 4 points are concyclic। ये हम लोग को प्रूव करना है। देखिए पहले थ्योरम क्या कहना चाह रहा है उसको समझिए अच्छे से। पहले तो थ्योरम बोलना क्या चाह रहा है उसको समझिए। देखिए थ्योरम बोल रहा है कि अगर किसी सर्कल पे 2 पॉइंट लिए और एक लाइन सेगमेंट बना लिए, अब इस लाइन सेगमेंट के एक तरफ यानी कि ऊपर 2 एंगल बना रहे हैं हम लोग इस लाइन सेगमेंट को लेकर, एक एंगल C है और एक एंगल D है, और ये एंगल C और D दोनों इक्वल एंगल है। तो जो यहाँ पे 4 पॉइंट्स बन रहा है A, B, C और D, ये चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर है, ये हम लोगों को प्रूव करना है। बात क्लियर हुआ? कॉन्साइक्लिक यानी कि सर्कल के ऊपर। हम लोग 1 मिनट के लिए मान लिए हैं कि जो पॉइंट D है वो सर्कल के ऊपर नहीं है, फिर इसको हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, देखिए बड़ा वाहियात थ्योरम है लेकिन प्रूव तो करना ही पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग लिख लिए हैं कि थ्योरम में क्या क्या चीज बोला गया है। AB इज अ लाइन सेगमेंट, AB एक लाइन सेगमेंट है। C, D आर 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कॉन्टेनिंग AB, और C और D जो है वो AB के सेम साइड में है यानी कि एक ही साइड में है। एंगल ACB इक्वल टू एंगल ADB, एंगल ACB और एंगल ADB ये दोनों एंगल इक्वल है, ये भी बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है ना कि इफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंड इक्वल एंगल्स, ऐसा बोला गया है। तो एंगल ACB और एंगल ADB ये दोनों इक्वल है। ठीक है, अब प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है कि ABCD आर कॉन्साइक्लिक, ABCD ये एक ही सर्कल पे है, ये हम लोगों को प्रूव करना है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं प्रूफ में। देखिए बड़ा ही आसान प्रूफ है। लेट D डज नॉट लाई ऑन द सर्कल, हम लोग 1 मिनट के लिए मान लिए कि जो पॉइंट D है वो सर्कल पे नहीं है। ठीक है, एंड D डैश लाइज ऑन द सर्कल, और ये जो D डैश है वो सर्कल पे है। इतना हम लोग 1 मिनट के लिए मान लिए। नाउ एंगल
ACB और एंगल AD' B, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल हो जाएगा? क्योंकि थ्योरम 10.9 याद कीजिए आप लोग, दो एंगल जब सेम सेगमेंट में बनता है तो दोनों एंगल इक्वल होता है। यानी देखिए AB, ये AB के एक ही तरफ दो एंगल बन रहा है, ये एंगल और ये एंगल, तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा सेम सेगमेंट में। जैसे AB को ज्वाइन की तो ये कॉर्ड बना और ये आर्क है, तो ये एक माइनर सेगमेंट है और ये मेजर सेगमेंट में। तो एंगल C, ये वाला एंगल C और एंगल D' दोनों एक ही साइड में एंगल बन रहा है ना, तो दोनों एंगल इक्वल होगा। क्योंकि किसी सर्कल में कॉर्ड के एक ही तरफ दो एंगल बने तो दोनों एंगल इक्वल होता है। यानी कि सिंपल सा समझिए कि सर्कल में अगर सेम सेगमेंट में दो एंगल बने तो इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना, एंगल ACB इक्वल टू एंगल AD'B, एंगल AD'B। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। बात क्लियर हो रहा है अच्छे से एकदम? नाउ देखिए, बार बार ऊपर ना जाना पड़े इसलिए हम लोग नीचे भी एक फिगर बना लिए हैं। अब एंगल ACB और एंगल ADB ये इक्वल है, ऐसा बात दे रखा है थ्योरम में ही। देखिए हम लोग यहाँ पे लिखे भी एंगल ACB इक्वल टू एंगल ADB, एंगल ACB इक्वल टू एंगल ADB। इसको इक्वेशन 2 मान ली फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। बड़ा ही आसान थ्योरम है, बस इसको समझना थोड़ा मुश्किल है। अब देखिए एंगल ACB इक्वल टू एंगल AD' है और यहाँ एंगल ACB इक्वल टू एंगल ADB है। यानी कि एंगल ACB की जगह हम लोग एंगल ADB भी तो लिख सकते हैं, तो इस एंगल ACB की जगह एंगल ADB लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहां से क्या पता चल रहा है कि एंगल ADB यानी कि ये एंगल और एंगल AD' यानी कि ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है। यहां से यही पता चल रहा है ना। अब देखिए फिर यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट का आप लोगों को जरूरत है। एक ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं, एक ट्रायंगल है, ये एंगल और ये एंगल, पहले तो थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। ध्यान से सुनिएगा बात को। ये ट्रायंगल है ABC और ये इसका एक्सटीरियर यानी कि बाहर का एंगल है। और आप लोग को पता है ना कि ट्रायंगल में दो इंटीरियर एंगल का सम यानी कि दो अंदर वाले एंगल का सम उसके जस्ट अपोजिट में जो एक्सटीरियर एंगल है उसके इक्वल होता है। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं? किसी भी ट्रायंगल में दो अंदर का एंगल जो होता है इस दोनों का सम होगा जो उसके जस्ट अपोजिट में जो एक्सटीरियर एंगल होगा यानी कि बाहर का एंगल इसके इक्वल होगा। यानी कि मान लीजिए 20 है और ये 40 है, तो इस एंगल का कितना होगा? 20 + 40, ये हो जाएगा 60 डिग्री, इस दोनों का सम। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए ये ट्रायंगल BD' और D, ये ट्रायंगल बन रहा है ना BD' और D, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एंगल ADB इक्वल टू एंगल AD'B, यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ रहा है। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो BD' एक ट्रायंगल बन रहा है और ये मेरा इसका एक्सटीरियर एंगल है यानी कि बाहर का एंगल है। तो ये एंगल निकालना रहा था हम लोग को, तो इस एंगल और इस एंगल को ऐड करना पड़ता, दो इंटीरियर एंगल, तभी ना ये बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल निकलता। बात क्लिक हो रहा है कि नहीं? कि ट्रायंगल BD' में अगर ये दोनों अंदर वाले एंगल को हम लोग ऐड करते तभी ना ये बाहर वाला एंगल निकलता। लेकिन यहाँ पे तो ये एंगल और ये एंगल इसको इक्वल हो रहा है, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं? जब तक इस दोनों एंगल को ऐड नहीं करेंगे ये एंगल नहीं निकलेगा। और यहाँ पे तो बोला गया है ऐसा कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। देखिए आपको एक और एग्जांपल लेकर समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक ट्रायंगल है और ये एंगल है 40 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री, इस दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 70 डिग्री। ठीक है, लेकिन ये जो एंगल है 70 डिग्री, क्या कभी इस एंगल के अकेले इक्वल हो सकता है क्या? कभी ऐसा बोल सकते हैं कि ये सिर्फ 40 डिग्री होगा, ये सिर्फ 40 डिग्री होगा यानी कि ये 0 डिग्री होना चाहिए, तभी ना इस दोनों को ऐड करके ये 40 होगा, और 0 डिग्री का एंगल कभी हो ही नहीं सकता है। बात क्लियर हो रहा है? तो ये 0 डिग्री का एंगल नहीं हो सकता है, तो ये 40 डिग्री इसके इक्वल कब होगा? तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि ये जो एंगल है और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो बाहर वाला एंगल होता है वो इस दोनों एंगल का सम होता है, अकेले इस एंगल के इक्वल ये बाहर वाला एंगल नहीं हो सकता है। लिखिए यहाँ पे लिखिए कि एन एक्सटीरियर एंगल of a triangle can never be equal to its interior opposite angle,
यानी कि किसी ट्रायंगल में अगर एक्सटीरियर एंगल है तो ये इसके जस्ट में जो इंटीरियर एंगल है यानी इस दोनों एंगल में किसी एक एंगल के इक्वल नहीं हो सकता है। ये एंगल जब भी होगा इस दोनों एंगल का सम होगा। बात क्लियर हो रहा है ना? ये अकेले 40 डिग्री है तो ये 40 डिग्री नहीं हो सकता, या 30 डिग्री ये है तो ये सिर्फ 30 डिग्री नहीं हो सकता है, हमेशा इस दोनों का सम ही होगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि ये दोनों एंगल इक्वल हो सकता है, ये दोनों एंगल। अब ये दोनों एंगल एक ही केस में इक्वल हो सकता है जब डी डैश और डी दोनों एक ही पॉइंट के ऊपर है, यानी कि दोनों एक दूसरे के ऊपर है कि डी डैश भी यही है और डी भी यही है, तभी ये दोनों एंगल इक्वल होगा। इट मीन्स दैट डी डैश एंड डी आर डी डैश coincides with डी, यानी कि जो डी डैश है वो डी को पूरे अपने ऊपर रख लेगा, डी डैश और डी एक दूसरे के ऊपर होगा। बात क्लियर हो रहा है ना? तभी ये दोनों एंगल इक्वल होगा। तो यहां पे लिखिए देयरफॉर डी लाइंग ऑन द सर्कल, डी लाइज ऑन द सर्कल ये जो D है वो इस सर्कल के ऊपर है एंड A, B, C और D जो है वो सर्कल से पास कर रहा है एंड D lies on the circle and circle passing through A, B, C, D और सर्कल A, B, C, D से पास कर रहा है। Therefore यहां पे लिखिए therefore ABCD are concyclic, ABCD are concyclic यानी ABCD सर्कल के ऊपर है। क्लियर है बात? यहाँ पे ABCD ऐसे लिख लीजिए A, B, C, D। ठीक, थ्योरम 10.11 के प्रूफ को देखने वाले हैं। थ्योरम बोल रहा है कि द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, यानी कि अगर किसी सर्कल पे 4 पॉइंट लेकर अगर एक क्वाड्रिलेटरल बनाया जाए तो इसका जो ऑपोजिट एंगल्स होगा उसका सम 180 डिग्री होगा, यानी कि इस एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री होगा या इस एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। ये हम लोग को प्रूव करना है, ठीक है। किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं। तो लिखिए गिवन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD टू प्रूव एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री, ये हम लोग को प्रूव करना है। क्लियर है बात? अब इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए आप लोग को फिगर में थोड़ा सा छेड़खानी करना पड़ेगा। वो क्या है कि आप लोग इस A को C से मिला दीजिए, इस A को C से मिला दीजिए और फिर इस D को B से मिला दीजिए, ठीक है। क्लियर है यहां तक बात? अब हम लोग प्रूफ में आते हैं। प्रूफ बार बार ऊपर ना करना पड़े इसलिए हम लोग फिगर नीचे भी बना लिए हैं। यहां भी आप लोग A को C से मिला दीजिए और D को B से मिला दीजिए। क्लियर है बात? अब देखिए आप लोग थ्योरम 10.9 को याद करने की कोशिश कीजिए। थ्योरम 10.9 क्या बोलता है कि अगर किसी सर्कल में एक ही सेगमेंट में दो एंगल बने तो दोनों एंगल इक्वल होता है। जैसे देखिए ये एंगल ADB और एंगल ACB, ये दोनों AB की एक साइड में है यानी कि दोनों ऊपर है और ये दोनों एंगल इक्वल होगा क्योंकि दोनों एक ही सेगमेंट में है। सेगमेंट किसको बोलते हैं? देखिए A से B को मिला है तो नीचे वाला एक माइनर सेगमेंट, ऊपर वाला एक मेजर सेगमेंट। तो एंगल ADB और एंगल ACB दोनों एक ही सेगमेंट में है तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा। तो लिखिए एंगल ADB इक्वल टू एंगल ACB, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। बात क्लियर हो रहा है? अच्छे से क्लियर हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ये BC भी तो एक कॉर्ड है और ये नीचे वाला माइनर सेगमेंट हो जाएगा और ये पूरा मेजर सेगमेंट हो जाएगा। तो इस BC के एक तरफ एंगल BAC और एंगल BDC यानी कि ये एंगल और ये एंगल बन रहा है। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं? जैसे देखिए एक सर्कल है, यहाँ पे ये BC है, अब यहाँ पे एक एंगल बन रहा है और एक एंगल यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे एंगल ये BAC है और यहाँ पे है BDC। देखिए ये दोनों एंगल, तो ये दोनों एंगल भी सेम सेगमेंट में है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो लिखिए एंगल BDC इक्वल टू एंगल BAC, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। बात क्लियर हो रहा है अच्छे से एकदम? अब हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं। नाउ एडिंग इक्वेशन
1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो इसके लेफ्ट हैंड साइड को इसके लेफ्ट हैंड साइड के साथ, तो एंगल ADB प्लस एंगल BDC इक्वल टू एंगल ACB प्लस एंगल BAC। ठीक है, अब देखिए एंगल ADB प्लस एंगल BDC, ये क्या होगा, देखिए ADB यानी कि ये एंगल BDC यानी कि ये एंगल, ये पूरा एंगल हो जाएगा, ये इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल होगा। इस पूरा एंगल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंगल ADC, ये पूरा एंगल हो जाएगा। तो इस दोनों को ऐड करके लिख दीजिए एंगल ADC। अब इसको ऐसा ही रहने दीजिए, एंगल ACB प्लस एंगल BAC। यहां तक बात क्लियर है अच्छे से, एक एक बात अच्छे से क्लियर है। अब देखिए इसके दोनों तरफ हम लोग एंगल ABC, ये पूरा एंगल ऐड कर देते हैं, दोनों तरफ ऐड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप लोग देखते रहिए, खुद समझ में आ जाएगा। एंगल ADC प्लस इधर भी हम लोग एंगल ABC ऐड कर दिए और इधर भी हम लोग एंगल ABC ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, और ये एंगल ACB प्लस एंगल BAC। बात क्लियर हो रहा है अच्छे से। अब देखिए एंगल ADC प्लस एंगल ABC इक्वल टू, देखिए ये एंगल ABC यानी कि ये एंगल ACB, एंगल ACB यानी कि ये एंगल BAC यानी कि ये एंगल। अब एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, तो 180 डिग्री। देखिए अब ये जो आया एंगल ADC प्लस एंगल ABC, एंगल ADC यानी कि ये पूरा एंगल प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ABC यानी कि ये पूरा एंगल, ये दोनों अपोजिट एंगल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, और दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल आ गया। देखिए यहाँ पे प्रूव करना था ना हम लोग को कि एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू, यानी ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री है, या एंगल B प्लस एंगल D यानी कि ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री है। तो ये तो प्रूव हो गया, अब इसको हम लोग प्रूव करते हैं। ठीक है, ये एंगल ADC को आप लोग एंगल D भी तो लिख सकते हो, प्लस एंगल ABC को आप लोग ये एंगल B भी तो लिख सकते हो, इक्वल टू 180 डिग्री। बात तो एक ही ना हुआ, क्लियर है यहाँ तक बात। अब देखिए नाउ, अब देखिए किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम 360 डिग्री के इक्वल होता है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो क्वाड्रिलेटरल ABCD में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, ये चारों एंगल का सम 360 डिग्री के इक्वल होगा। तो लिखिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए एंगल D प्लस एंगल B, एंगल D प्लस एंगल B, इस दोनों एंगल की जगह हम लोग 180 डिग्री रख सकते हैं। तो लिखिए एंगल A और एंगल C को एक साथ रख लीजिए, एंगल A प्लस एंगल C, और एंगल B प्लस एंगल D की जगह रख लीजिए 180 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। अब एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू, इस 180 डिग्री को इधर शिफ्ट कीजिए, तो 360 माइनस 180 डिग्री, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना। अब एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180, ये माइनस 180 डिग्री है। ठीक है, माइनस 180 डिग्री, ये हो जाएगा 180 डिग्री। देखिए हो गया ना प्रूव कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में दो अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल है। एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल D प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल D प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। दो अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। ठीक है, ये कंडीशन सिर्फ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए है, याद रखिएगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं कि सर्कल पे 4 पॉइंट लेने से और उस चारों पॉइंट को मिलाने से जो क्वाड्रिलेटरल बनता है वो मेरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। क्लियर है बात।